लास्ट क्लास में हम लोग ने हीटिंग इफेक्ट्स पढ़ लिए थे। ठीक है, तो ये हीटिंग इफेक्ट्स सभी लोग याद कर लेना। ठीक है, एक दिन मैं क्विज लूंगा आप लोगों का, मतलब रैंडमली पूछूंगा भी आप लोगों से। मतलब ये भी देखूंगा कि तुम लोग पढ़ कितना रहे हो, मतलब पढ़ तो रहे हो, चीजें रिटेन कितनी हो रही है, क्योंकि केमिस्ट्री में रिवीजन बहुत जरूरी है ना। तो एक दिन मैं आप लोगों का ऐसे ही ओरल क्विज भी रखूंगा। ठीक है, चलो चलिए, इसमें याद करने वाली जो बातें ना वो आपसे मैं पूछूंगा। देखो, इसमें जो सीरीज रिएक्शंस हैं, अब हम लोग आज जो डिस्कस करेंगे वो हम लोग स्पेशली सीरीज रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सीरीज रिएक्शंस क्या होती है पहले तो हम लोग ये पता होना चाहिए। ठीक है, सीरीज रिएक्शंस को सिक्वेंशियल रिएक्शन भी बोलते हैं। सिक्वेंशियल रिएक्शन, ठीक है। देखो, सीरीज रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो एटलीस्ट टू और मोर देन टू स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, तो इसमें आप टू द पॉइंट लिख लो, दोज रिएक्शन which will be completed in two or more steps। ठीक है, तो सीरीज रिएक्शंस की पहली कंडीशन ये होती है कि ऐसी रिएक्शन जो दो या दो से ज्यादा स्टेप में क्या होती है, कंप्लीट होती है। ठीक है, और इसमें एक बात सबसे ज्यादा कॉमन ये है कि जैसे पहला जो स्टेप होगा रिएक्शन का, उसका जो प्रोडक्ट होगा वो सेकंड रिएक्शन में रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, तो इसको आप इसको भी लिख लीजिएगा। जैसे मैं एग्जांपल से इस बात को थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि सपोज एक ऐसी रिएक्शन लेता हूँ जो सपोज इसमें 2A मतलब ए आपका रिएक्टेंट है, और आपने इसको हीट कर दिया, स्ट्रांगली हीट कर दिया, तो इससे क्या बना बेटा, बी बन गया और सी बन गया। ठीक है, और फिर जो बी बना, बी बी इस रिएक्शन में क्या है, प्रोडक्ट है ना। तो ये जो प्रोडक्ट है, अब ये क्या हो जाएगा, ये अगली रिएक्शन में या नेक्स्ट स्टेप में रिएक्टेंट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, कि जो बी बना उसमें आपने कुछ डी और ऐड कर दिया, डी कोई रिएक्टेंट है बेटा। ठीक है, और वो बी से रिएक्ट करने लगा। ठीक है, जो डी है वो बी से रिएक्ट कर रहा है, सी से नहीं रिएक्ट कर रहा है। और एक दूसरी रिएक्शन चलने लगी उसी कंटेनर में, उसी सिस्टम में, उससे क्या बनने लगा, ई बनने लगा और एफ बनने लगा। और जो ये ई और एफ है, इनमें से कोई एक है ना, वैसे तो बेटा अगर दो स्टेप में भी ऐसा हो रहा है तो वो भी सीरीज रिएक्शन होगी, लेकिन मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ 3 स्टेप में कंप्लीट होने वाली सीरीज रिएक्शन। इसमें जैसे ई है, ई अब नेक्स्ट स्टेप में फिर से रिएक्ट कर रहा है। ई जो है वो नेक्स्ट स्टेप में जी के साथ रिएक्ट कर रहा है, और जी के साथ रिएक्ट करने पे आपको फाइनल प्रोडक्ट एच और जे मिल रहे हैं। तो इस तरह से एक ये रिएक्शन चल रही है ना। तो ये एक सीरीज रिएक्शन है ना। सीरीज रिएक्शन क्यों है, क्योंकि बेटा पहली बात तो ये दो या 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है, एटलीस्ट 2 या मोर स्टेप में कंप्लीट होने वाली जो रिएक्शंस होती हैं, अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा हो कि पहली रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है, जैसे पहली रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है, बी है, वो नेक्स्ट रिएक्शन में देखो रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और सेकेंड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है ई, वो देखिए थर्ड स्टेप में रिएक्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज रिएक्शंस या सीक्वेंशियल रिएक्शन बोलते हैं। अब इस क्वेश्चन में जैसे आपसे कुछ डेटा दे दिया जाए, सपोज बोल दिया जाए कि इनिशियली, है ना, इनिशियली रिएक्शन स्टार्टेड विद 10 मोल्स ऑफ ए। ठीक है, ऐसे आपको डेटा दिया जाएगा। इनिशियली द रिएक्शन started from 10 mole of A, then calculate
then calculate moles of product H and J फॉर्म। तो अगर आपसे बोला जाए कि इस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के 10 मोल ले लिए जाए, रिएक्टेंट बेटा जो सबसे पहले स्टेप में रिएक्टेंट है ए, इसके आपने उसने बोल दिया कि 10 मोल लिए जा रहे हैं। कितने मोल लिए जा रहे हैं? 10 मोल। तो आपसे पूछ क्या रहा है बेटा, वो आपसे इस रिएक्शन में जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट मतलब कौन से, एच एंड जे, इसके मोल्स पूछ रहा है आपसे, है ना? बात समझ में आ रही? इसके क्या पूछ रहा है? मोल्स पूछ रहा है। और इट इज एन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस आर आल्सो गिवन। तो ये ऑप्शन भी दिए हुए हैं आपको, ठीक है। अब देखो कैसे करना है इस क्वेश्चन को, कैसे हम लोग टैकल करेंगे। तो देखो पहली बात तो ये जो रिएक्शन है ये सीरीज रिएक्शन है, ठीक है। और सीरीज रिएक्शंस को करने के लिए सिंपल देखो, हम लोग को करना कुछ ऐसा नहीं, कोई नया काम नहीं करना है। हम लोग को वैसे ही जैसे कर रहे थे, सीजर मेथड हम लोग लगा रहे थे, वैसे ही लगाना है सीजर मेथड। लेकिन अब की हमें जो सीजर मेथड लगाना है उसमें बेटा जो प्रोडक्ट कॉमन है उसी के मोल निकालने हैं। जैसे देखो बी जो है बेटा वो थर्ड सेकेंड रिएक्शन में कॉमन है, तो मैं जो सीजर मेथड बताया था उससे केवल अब बी के ही मोल निकालूं, सी के मोल निकालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि तो अगर आप सीजर मेथड से निकालोगे तो 10 × 1 डिवाइडेड बाई 2 कितने मोल बन जाएंगे? 5 मोल, है ना, 5 मोल बन जाएंगे बी के। अच्छा, फिर आप क्या करो, जो ये बी के 5 मोल ये बनेंगे बेटा, यही तो अगले स्टेप में रिएक्ट करेंगे डी के साथ, है ना। तो ये 5 मोल जो बन रहे हैं इसको आप लिख दो भाई यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया 5 मोल। अब फिर से आप क्या करो, वही सीजर मेथड फिर से लगा दो, और सीजर मेथड लगा के आप किसके कैलकुलेट कर लो, ई के, है ना। ई के ही क्यों कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ई अगले स्टेप में फिर से रिएक्ट कर रहा है। तो बताओ भाई कितने आएंगे इसके? है ना, ई के कितने मोल्स बनेंगे? 2 मोल। तो हम लोग देखो बेटा, हम लोग उसी प्रोडक्ट के मोल निकालने के लिए इंटरेस्टेड हैं जो प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अगली रिएक्शन उसी के रिस्पेक्ट में तो प्रोसीड हो रही है, नेक्स्ट स्टेप उसी के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है। और अल्टीमेटली ई यहाँ पे कितना बन रहा है, 2 मोल। तो यही 2 मोल लास्ट स्टेप में क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। और अब इससे आप किसके मोल निकाल लोगे, बताओ भाई? इससे हम लोग देखो एच के भी निकाल लेंगे, एक बार कैंची मेथड एच के लिए लगा दो और एक बार कैंची मेथड जे के लिए लगा, दोनों के लिए लगा। बोलो भाई। तो जैसे मैंने एच के लिए लगाया तो कितना आएगा बताओ? सी 4 ऑप्शन × 2 8 मोल, हाँ सी आ जाएगा सही। और जे के लिए लगाएंगे तो कितने मोल आ जाएंगे? 6। ठीक है। तो हमें फाइनल आंसर देखो मिल गया, उसने हम लोगों से यही तो पूछा था ना, एच और जे कितना बनता है। तो फाइनल आंसर आपका 6 हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस में आपको बेसिक जो है लगाना वही कॉन्सेप्ट है, मतलब अभी भी हम लोग को वैसे ही करना है ना। कोई ऐसा नहीं कि कोई बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन अब वो हम लोग को स्टेप वाइज करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर है? यस सर। है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में एक तड़का और लगाया जा सकता है, मतलब क्वेश्चन की डिफिकल्टी को और बढ़ाने के लिए वो ये कर सकता है कि ये जैसे रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है, तो ईच स्टेप का आपको परसेंटेज यील्ड भी दे दिया जाए क्वेश्चन में। ईच स्टेप का क्या दे दिया जाए?
परसेंटेज यील्ड, है ना, तीनों स्टेप का दे दिया जाए, है ना, बोल दिया है कि पहले स्टेप का मान लो 50% यील्ड है, दूसरे स्टेप का 40% है, ऐसे कुछ भी डेटा दे दे, तीसरे स्टेप का 60% है, और फिर आपसे पूछे कि बताओ एच और जे के कितने मोल बन रहे हैं, है ना, तो कर पाओगे आप लोग, क्वेश्चन हो जाएगा? यस सर। अच्छा, तो एक चलो मैं एग्जांपल लेता हूँ, वो वाला आप लोग खुद से करके करिए। इसी में मैं क्या करूंगा, यील्ड को भी ऐड कर दूंगा, सेम यही क्वेश्चन लूंगा मैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, यील्ड को भी कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, ये वाला नोट हो गया था मुझे? यस सर। अच्छा अच्छा, कभी नोट ना हो पाया तो बता दिया करूँगा। तो जैसे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसमें मैं, अच्छा ये तो पहले हटा देता हूँ क्योंकि अब आंसर में चेंजेज आएंगे। ठीक है, और हर एक स्टेप की यील्ड मैं लिख देता हूँ, चलो पहली रिएक्शन की परसेंट यील्ड 100%, उसी रिएक्शन के सामने उसकी यील्ड लिख देता हूँ। ठीक है, ये परसेंटेज यील्ड, फर्स्ट रिएक्शन की 100% है, सेकेंड रिएक्शन की 50% मान लो, और थर्ड रिएक्शन की 40% मान लो। देन इस सिचुएशन में आप करिए, बताइए क्या आंसर होगा। पहले स्टेप की यील्ड 100%, दूसरे की 50%, तीसरे स्टेप की 40%। Sir, 4 and 3? No, sir, no. So 1.6 and 2.4 means 1.6 एंड 1.2, ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट ये आंसर। यस सर, 1.6 एंड 1.2। Yes, बिल्कुल sir. सही बेटा, यही है। इसमें जो है ना, आ रहा है सभी का? यस सर, ये ठीक है, करें। तो इसमें एच के मोल आ जाएंगे 1.6 और जे के मोल आ जाएंगे 1. ठीक है, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1.6 एंड 1.2। ठीक है, बोलो भाई, किसी को डाउट हो तो बताओ, इसमें ना आ रहा हो तो, है ना, किसी बच्चे को इसमें डाउट हो तो बताओ मुझे। सभी सभी का आ गया? Yes, sir. यस सर। तो इसको करने की जरूरत है मुझे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है कि आगे बढ़ जाए? नहीं सर, हो गया। हो गया, अच्छा, ठीक। तो फिर एक क्वेश्चन और मैं देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आरसी मुखर्जी, एक बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसका क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन है बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन, एक आपको सीरीज ऑफ रिएक्शन दी हुई है और ये रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट हो रही है और पूछा क्या है वो मैं नीचे लिख देता हूँ। क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी क्लोरीन needed to prepare 122.5 gram of sodium perchlorate from above reaction। ठीक है, और ऑप्शन बी में दे रहा हूँ, ऑप्शन बी नोट कर लो। फर्स्ट ऑप्शन है 142, सेकेंड 284, थर्ड 71 एंड लास्ट वन 200। सेकंड रिएक्शन का रिएक्टेंट फर्स्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में। हाँ सियांसी बेटा, क्या एक बार फिर से बोलो, सुन नहीं पाया मैं। सर सेकंड रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है सर, वो रिएक्शन में से प्रोडक्ट नहीं आ रहा है। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। पहली रिएक्शन में क्या है, क्लोरीन प्लस NaOH, NaCl प्लस NaClO। अच्छा ये O3 नहीं है, O है। ठीक है ना, वो इसको अब सही कर दिया है। ये NaClO, अब वो दिक्कत नहीं आएगी, है ना। करो, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग अटेम्प्ट करो इसको बेटा, बताओ मुझे आंसर क्या होना चाहिए। और सिंपल रिएक्शन है। अच्छा, यील्ड जब तक ना दी जाए, जैसे इस क्वेश्चन में परसेंटेज यील्ड नहीं दे रहा है वो, तो हम लोग 100% ही मान के चलेंगे, है ना। जब तक यील्ड नहीं दी जाएगी तो हम लोग 100% ही कंसीडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सोडियम पर क्लोरेट के मोल्स निकालो, तो बताओ कितने आ रहे हैं। देवांश बताओ, चलो सोडियम पर क्लोरेट के मोल्स कितने आएंगे। सोडियम पर क्लोरेट के मोल्स हाँ बोलो बेटा। सर इस क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करें। हाँ इसमें रिवर्स ऑर्डर में कैंची चलानी पड़ेगी हम लोग को, है ना। मतलब हम लोग को 27 ग्राम। कितना 227। यस सर, 27 ग्राम। अच्छा ओनली 27 कह रहे हो क्या? नहीं होगा आंसर। आंसर सर 275 होगा।
आंसर बेटा इन्हीं में है, ये जो 4 आंसर दिए हैं इन्हीं में कोई है। सर ऑप्शन ए आ रहा इसके है। अलावा ऑप्शन ए नहीं, ए नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताओ कि सोडियम पर क्लोरेट के मोल कितने आ रहे हैं? सर ऑप्शन ए आ सर 1। तो सर, 1 1 आ रहे। मोल। 1 आ रहे हैं ना? ठीक है, सही शुरुआत तो सही कर रहे हो भाई तुम लोग। देखो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है, जिसका उसने मास दिया हुआ है उसके मोल निकाल लेने, क्योंकि जो कैंची मेथड, सीजर मेथड सर या आंसर मोल ए आ रहा कॉन्सेप्ट है। में बेटा आंसर ए नहीं है, आंसर इसका बी आएगा, बी। अच्छा अच्छा। ए नहीं है, ठीक है, फाइनल आंसर बी है इसका। तो हमने सिर्फ सीएल इसमें का देखो, मास ले लिया था, तभी आंसर नहीं आ अच्छा रहा था। अच्छा, सीएल2 लेंगे ना सर, वो सर डबल हो जाएगा मास। हाँ क्लोरीन के पूछा है ना, क्लोरीन गैस के पूछे हैं, क्लोरीन एटम के नहीं पूछे हैं। तो पूरा पूरा Cl2 का मोलर मास लेना पड़ेगा हम लोग को। तो देखो पहले यस तो सर हम आ लोग गए। को सोडियम पर क्लोरेट के मोल्स निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना? एक बार देख लो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफी बच्चों का समस्या है इसमें। तो इसमें जैसे 1 मोल इसका लिया हुआ है आपने, ठीक है, और आपसे बोल रहा है कि बताओ अगर आपको 1 मोल बनाना है सोडियम पर क्लोरेट, तो उसके लिए क्लोरीन कितना रिक्वायर्ड है ना? आपसे उल्टा पूछ रहा है यहाँ पे। आपको उसने प्रोडक्ट मतलब टारगेट दे दिया कि इसका बेटा 1 ही मोल बनाना है, ना ज्यादा बनाना है ना कम बनाना है, उसके लिए क्लोरीन का कितना रिक्वायर्ड है। तो आपको यहाँ पे उल्टा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब जो सीजर मेथड है वो उल्टा लगा दो, है ना? भाई सीजर मेथड तो दोनों तरफ से एप्लीकेबल है भाई। तो देखो 4 × 1 / 3 कर दो, तो इसका मतलब कि 4 मोल बनाने के लिए सोडियम क्लोरेट कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए, 4/3। अच्छा ये कहाँ से आ रहा है? तो इट कम्स फ्रॉम सेकेंड रिएक्शन, है ना? देखो ये यहाँ बैठा हुआ है बेटा, ये तो सेकेंड रिएक्शन से आएगा ना, क्योंकि जितना बनेगा उतना ही तो यहाँ रिएक्ट करेगा। तो ये इसके मोल लिख लो बेटा 4/3, ये सोडियम क्लोरेट थे, ठीक है। इसका नाम है सोडियम पर क्लोरेट और इसका नाम है सोडियम क्लोरेट, ठीक है, थोड़े नाम भी तुम लोग को पता होनी चाहिए। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4/3 × 3 और डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है। तो ये कितना आ जाएगा, 4/3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये कितना आ गया, 4 मोल। इसका मतलब मुझे सोडियम जो ये सोडियम ऑक्सीक्लोराइड जो है, ये 4 मोल मुझे चाहिए। और ये कहाँ से मिलेगा मुझे? तो इट कम्स फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन, ये फर्स्ट रिएक्शन से आएगा ना, ये पहली रिएक्शन में बन रहा है। तो यहाँ पे 4 मोल बनने चाहिए पूरे पूरे। अब इसके लिए फिर कैंची मेथड लगा दो, इस क्योंकि मुझे बताने तो क्लोरीन के हैं, है ना? तो 4 × 1 डिवाइडेड बाई 1, इसका मुझे कितने मोल लेने पड़ेंगे, मतलब क्लोरीन के 4 मोल, है ना? लेकिन उसने मोल ना पूछ के उसका मास पूछा है, क्लोरीन का क्या पूछा है, मास। देखो चारों ऑप्शन में, ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ है। तो आप क्या करो, क्लोरीन के मोलर मास से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, है ना? क्लोरीन का पूरा पूरा मोलर मास हो जाएगा 35.5 × 2, मतलब 71, और 71 से मल्टीप्लाई करने पे इसका मास आ जाएगा 284 ग्राम, है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। सर अगर क्लोरीन गैस होता है तो उसे मल्टीप्लाई ना करना पड़ता। हाँ क्या करो बेटा, क्लोरीन गैस, सर अगर क्लोरीन गैस होता तो फिर क्लोरीन की डबल नहीं करता। सर फिर बेटा एटॉमिक मास क्लोरीन, क्लोरीन गैस ही तो है ना, क्लोरीन नेचर में गैसीय फॉर्म में ही तो मिलती है।
अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग कहते हैं क्लोरीन, तो क्लोरीन का मतलब आप क्या समझते हो? आप लोग Cl समझते हो कि Cl2 समझते हो? Cl2। Cl2। है, तो क्लोरीन नेचर में गैस फॉर्म में मिलती है, तो जब भी कभी केवल क्लोरीन बोला जाए, ओनली क्लोरीन, तो हम लोग Cl2 ही समझेंगे ना, Cl क्यों समझेंगे? हाँ, अगर आपसे बोले क्लोरीन एटम, एटम जोड़ दे उसके आगे, तो आप समझना अच्छा वो Cl की बात कर रहा है। लेकिन केवल क्लोरीन मतलब Cl2, केवल क्लोर ब्रोमीन बोले तो हम लोग क्या सोचेंगे? Br2, केवल आयोडीन बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? I2, केवल फ्लोरीन बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? F2, केवल ऑक्सीजन बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? O2, केवल नाइट्रोजन बोलेगा तो हम लोग क्या सोचेंगे? N2, क्योंकि ये सब गैसें अपने डाई एटॉमिक फॉर्म में ही नेचर में एग्जिस्ट करती है ना? बोलो भाई, क्लोरीन एटम तो मिलता ही नहीं है ना, दुनिया में पाया ही नहीं जाता है। तो जब तक एटम बोलेगा नहीं तब तक हम लोग उसको अपनी तरफ से नहीं कंसीडर करेंगे। ठीक है, क्लियर होगी बात? यस सर। चलो अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सर अगला इसको जो कॉन्सेप्ट है, हाँ बोलो बेटा। सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि सर क्लोरीन के पहले हम एक्स मान लें, इसके बाद फॉरवर्ड से ही चलते हैं, फिर एंड में 1 के इक्वेट करते हैं। अब बेटा इसको आप जैसा माने वैसे सॉल्व करो, आंसर आने से मतलब होता है, देखो ऑब्जेक्टिव में आंसर ये आपका आ रहा है, अगर किसी दूसरे मेथड से आ रहा है तो यस सर। बिल्कुल उस मेथड से करो आप, है ना? आंसर बस ये आना चाहिए, इसके अलावा आ रहा है इसका मतलब गलत है। ठीक है, मेथड तो आप, अब इस क्वेश्चन को अगर आप को मैं स्कूल बुक में देखा, स्कूल बुक में तो क्वेश्चन मिलेगा नहीं, सॉरी, लेकिन जनरली बुक में देखोगे अगर ये मिलेगा तो वो एक पन्ना पूरा लिखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरा निबंध लिख देते हैं, ए से लिख डालते हैं, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते हैं, वो ए से लिख डालते हैं। तो अगर वो मेथड तुम लोग पसंद आए ऐसे वाला, तो मैं ऐसे वाला बताऊंगा तुम लोग को, लेकिन फिर सिलेक्शन नहीं होगा, फिर मुझसे ये ना कहना कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, मेरे केमिस्ट्री में नंबर नहीं आ रहे। अगर नंबर चाहिए तो ऐसे ही करो, ठीक है? अगर ऑब्जेक्टिव पेपर में तुम्हें करना है तो ऐसे ही करो। हाँ, सब्जेक्टिव में आए तो दो चार लाइनें लिख दो, उसमें पूरा निबंध लिख दो, सब्जेक्टिव में तो पूरे पन्ने भर डालो, पूरी कॉपी भर डालो पूरा एक क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट मेथड लगाओ। अब देखो इसमें एक मैं नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, लिमिटिंग रीजन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसको पढ़ लोगे तो समझ लो मोल कॉन्सेप्ट की जान है ये, मोल कॉन्सेप्ट की जान है ये टॉपिक, लिमिटिंग रीजन। देखो भाई, लिमिटिंग रीजन क्या होता है, क्या इसको कैसे यूज करते हैं क्वेश्चन में या स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चन में, क्या इसका एप्लीकेशन है, ठीक है, उसको हम लोग को पहले समझना है। देखो लिमिटिंग रीजन होता क्या है, सबसे पहले तो बहुत बेसिक बात करेंगे हम लोग। तो किसी रिएक्शन में ए और बी दो, मान लीजिए कि रिएक्टेंट है, और उसमें ए के मोल ले लिए आपने कुछ एक्स मोल, और बी के ले लिए आपने कुछ वाई मोल, है ना? ये वैल्यूज एग्जैक्टली क्वेश्चन में आपको गिवन होंगी, अभी मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ए एक्स और वाई लेके चल रहा हूँ, ठीक है? और इनके कुछ स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट भी मान लो कि ए का स्टाइक्योमेट्री कोफिशिएंट ए है, बी का बी है ना? ऐसे मान लेते हैं, चलो। और आपसे बोला जाए कि ए और बी रिएक्ट करके सी का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और हमें अगर आपसे पूछा जाए कि इस रिएक्शन में सी जो है, सी मतलब जो प्रोडक्ट है, इसके अल्टीमेटली कितने मोल्स बनेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, हाउ मेनी मोल्स ऑफ सी विल फॉर्म, ठीक है? तो रिएक्शन के कंप्लीट होने के बाद सी के कितने मोल बनेंगे, है ना?
तो कैसे हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखो अभी तक ज्यादातर हम लोग ऐसे एग्जांपल्स देख रहे थे जिसमें एक ही रिएक्टेंट होता था, ठीक है, या फिर अगर दो रिएक्टेंट होते थे तो दूसरा रिएक्टेंट एक्सेस में होता था। जैसे देखो ये ऊपर वाला ये क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे दो रिएक्टेंट है, तो इसमें NaOH को हम लोग क्या मान के चलेंगे कि ये एक्सेस में है, लार्ज अमाउंट में है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में ऐसे आपको बोला जाएगा, क्वेश्चन में लिख के दिया जाएगा। जैसे ये वाला भी क्वेश्चन है जैसे, तो इसमें जैसे सेकंड स्टेप में बी के साथ डी भी रिएक्ट कर रहा है, तो ये चाहो तो आप लिख लो, ये चाहो तो आप नोट में लिख लो कि इस क्वेश्चन में डी एंड जी आर टेकन इन एक्सेस, ठीक है। ये किस में लिए जा रहे हैं, एक्सेस में लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी, जब कोई रिएक्टेंट अगर एक्सेस में लेंगे तो उसके लिए फिर कैची मेथड नहीं लगाते हैं, ठीक है, मतलब उसके रिस्पेक्ट में कैची मेथड नहीं लगाना होता है। और क्यों नहीं लगाना होता है इसका भी मतलब आपको समझ में आ जाएगा इसी टॉपिक में, है ना। देखो तो आपसे अगर पूछा जाए, जैसे आप बताओ मुझे, सार्थक बताओ मुझे कि सी के कितने मोल बनेंगे, तो ये कैसे हम लोग निकालेंगे इसमें, सार्थक बताओ कैसे निकालेंगे सी के मोल। इसमें कोई एक्सेस में नहीं है, ना ए एक्सेस में है ना बी एक्सेस में। तो देखो अगर आप ए के रिस्पेक्ट में कैची मेथड लगा दोगे तो आंसर आएगा x बाई ए, है ना बेटा। और अगर Yes. बी के रिस्पेक्ट में कैची मेथड लगा दोगे तो आंसर क्या आएगा, y बाई बी। तो देखो यहाँ पे दो दो आंसर जैसे आ रहे हैं, तो देखो सी या तो y बाई बी मोल बनेगा या x बाई ए मोल बनेगा, लेकिन दोनों के बराबर तो बनेगा नहीं, है ना। ऐसा तो होने की नहीं कि y बाई बी भी बन जाए, x बाई ए भी बन जाए, बोलो भाई। यस सर। तो हम लोग कैसे फाइनली डिसाइड करेंगे कि कैची मेथड किसके लिए लगाए, ए के लिए लगाए कि बी के लिए लगाए, ठीक है। तो बेटा हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, क्योंकि बेटा इन दोनों में जो लिमिटिंग रीजेंट होगा, समझना मेरी बात, जो लिमिटिंग रीजेंट होगा वो पहले 100% कंप्लीट हो जाएगा, मतलब पूरा पूरा रिएक्ट कर जाएगा, 100% रिएक्ट कर जाएगा रिएक्शन में। और जो रिएक्टेंट 100% रिएक्ट कर जाता है पूरी रिएक्शन में, मतलब उसके एक भी मोल नहीं बचते हैं, पूरा का पूरा वो निछावर हो जाता है, पूरा पूरा लुटा देता है अपने मोल, पूरे पूरे मोल उसके रिएक्ट कर जाते हैं, वही होता है लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है। और बेटा आप उसको प्रैक्टिकली समझो कि जैसे ही मान लो कि ए के मोल पहले रिएक्ट कर रहे हैं बी के मोल के रिस्पेक्ट में, तो ए के मोल 0 हो जाएंगे, और जैसे ही बेटा ए के मोल 0 हो जाएंगे उस समय बी के 0 नहीं हुए हैं, अगर ये मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या रिएक्शन चलती रहेगी, No, sir. भाई भाई सी कब तक बनता रहेगा, सी का फॉर्मेशन तो तभी तक बन होगा जब तक ये दोनों मौजूद हो रिएक्शन वेसल में, ए भी हो बी भी हो, इनमें से कोई भी एक पहले अगर निपटा, इन दोनों में पहले जो एक कंप्लीटली रिएक्ट किया, रिएक्शन वहीं स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि देखो अकेले ए से थोड़ी ना सी बनेगा या अकेले बी से थोड़ी ना सी बनेगा, है ना। तो हमें अगर ये पता लगाना है कि सी के मैक्सिमम मोल कितने बनेंगे, तो मुझे ये पता लगाना पड़ेगा उससे पहले कि ए और बी में विच वन इज लिमिटिंग रीजेंट, इन दोनों में लिमिटिंग रीजेंट कौन है, क्योंकि जो लिमिटिंग रीजेंट होगा बेटा वही रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को लिमिट कर देता है, उस रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट के अमाउंट को लिमिट कर देता है, क्योंकि जैसे ही वो खत्म होता है वैसे ही रिएक्शन ही होना बंद हो जाती है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है ना, बोलो भाई।
तो चलो मैं पहले डिफिनेशन लिख देता हूँ। लिमिटिंग रीजन क्या होता है, ये कभी कई बार पूछ लिया था सब्जेक्टिव पेपर में, डिफाइन लिमिटिंग रीजन। तो सिंपल सी डिफिनेशन है, द रिएक्टेंट which consumes first limits the amount of product formed in the reaction called limiting reagent। ठीक है, तो बात समझ में आई क्या होता है लिमिटिंग रीजन? लिमिटिंग रीजन यस क्या होता है ना? किसी भी रिएक्शन में अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो, जैसे यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है, हो सकता है 3 रिएक्टेंट हो सकता है 4 रिएक्टेंट हो, तो उनमें से एक रिएक्टेंट ऐसा जरूर होगा जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा कंप्लीटली। जितने मोल लेके चल रहे हो आप, मान लो 10 मोल लेके चल रहे हो, तो उसके 10 के 10 मोल पूरे रिएक्ट हो जाएंगे। बाकियों की कंपेरिजन में, मतलब बाकियों के जितने मोल हैं वो कंप्लीटली रिएक्ट होने से पहले जिस रिएक्टेंट के सबसे पहले मोल कंप्लीट हो जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, वही लिमिटिंग रीजेंट होता है। क्यों? और सारा कुछ उसी के ऊपर डिपेंड कर जाता है देखा जाए तो ऐसी रिएक्शन में, क्योंकि जैसे ही वो पूरा रिएक्ट करता है उस समय रिएक्शन होना ही बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब उस रिएक्शन में जो बनने वाले प्रोडक्ट होते हैं उनका जो अमाउंट होता है वो लिमिटिंग रीजेंट के गिवन मोल पे डिपेंड कर जाता है। इसका मतलब हमें फिर कैची मेथड किसके रिस्पेक्ट में लगाना चाहिए? लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में, या लिमिटिंग रीजन के अलावा जो दूसरे रिएक्टेंट हो उनके रिस्पेक्ट में, सर लिमिटिंग रीजन है ना? तो फिर हम लोग को ऐसे केस में लिमिटिंग रीजन के रिस्पेक्ट में ही सीजर मेथड लगाएंगे, उससे हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, एक पॉइंट और इसमें लिख लो कि लिमिटिंग रीजन को अगर छोड़ दिया जाए, लिमिटिंग रीजन को छोड़कर जो बचे हुए रिएक्टेंट होते हैं, है ना, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रीजन। एक्सेप्ट लिमिटिंग रीजन, लिमिटिंग रीजन को शॉर्ट में LR लिख दिया करूंगा मैं, है ना? कहीं मैं LR लिख दूं, L.R, समझ जाना कि लिमिटिंग रीजन लिख रहे हैं सर। तो एक्सेप्ट लिमिटिंग रीजन द रिमेनिंग रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एक्सेस रीजन। तो लिमिटिंग रीजन को छोड़ दिया जाए तो बाकी रीजन कैसे क्या होते हैं? एक्सेस रीजन बोलते हैं। ठीक है ना? बोलो भाई, इसमें किसी को डाउट हो बताओ मुझे। नो सर। क्लियर है? अच्छा चलो, आपको एक मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ, लॉकडाउन एग्जांपल बताता हूँ। अभी लॉकडाउन लग गया था ना, अभी पिछले साल भी लगा था, दो बार लग चुका लॉकडाउन जब से कोरोना आया है। तो आपको मैं एक लॉकडाउन एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो जब पहली बार लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो मेरे मन में विचार आया, भाई देखो उस समय तो क्लासें भी इतनी नहीं चलती थी, है ना, ऑनलाइन क्लासें शुरुआत ही हुई थी, तो टाइम ही टाइम था मेरे पास। ठीक है, तो क्या करें भाई, घर में बोर हो रहा था मैं, तो मैंने कहा क्या किया जाए, कुछ नया काम किया जाए। तो मेरे मन में विचार आया कि भाई समोसे बनाते हैं, चलो भाई टाइम पास करते हैं और समोसे बनाते हैं। और समोसे बनाना मुझे आता नहीं था, ठीक है, लेकिन मैंने सीखा। ठीक है, पहले यूट्यूब में देखा और
लोगों से डिस्कशन किया, पूछा, तो मुझे मेथड पता चला कि हाँ ऐसे समोसे बनाए जाते हैं। ठीक है, टीचर आदमी पढ़ाना जानता था, समोसे तो कोई बनाए नहीं थे, लेकिन हमने कहा चलो नया काम करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा सा खुद भी खाएंगे और अच्छा थोड़े बड़े नहीं, मैंने सोचा चलो अपने अपने मोहल्ले में आसपास के 2 4 5 लोग जो खास मिलने वाले उनको भी खिलाएंगे, खुद भी खाएंगे उनको भी खिलाएंगे, है ना। तो मैं क्या किया, मैं मार्केट गया भाई, मुझे जो जितना पता चला कि भाई समोसे बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसमें आलू चाहिए, है ना, पोटैटो चाहिए, मैदा चाहिए और मसाले चाहिए, 3 चीजें चाहिए बेटा। और इनके तीनों के कॉम्बिनेशन से क्या तैयार हो जाएंगे, समोसे तैयार हो जाएंगे। तो मैं गया भाई मार्केट में और मैंने सारी चीजें परचेज की, मैंने आलू ले आया मार्केट से। अच्छा मैंने रेशियो पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया, ना मुझे किसी ने बताया, ना मैंने उस पर विचार किया कि रेशियो क्या होना चाहिए। तो मैं अपने मन से ले आया भाई, मैं 10 किलो आलू ले आया मार्केट से, ठीक है। मैं 15 किलो मैदा ले आया, ठीक है। और मैं 2 केजी मसाले ले आया, ठीक है। और मैंने सोचा चलो ठीक है बनेंगे समोसे, बस बनाने शुरू किए। अपने साथ एक फ्रेंड को भी बुलाया, वो भी बैठ के बनाए मेरे साथ, ठीक है। तो समोसे बने भाई, बड़े लाजवाब समोसे बने, हाँ, ढेर सारे समोसे बने, नंबर ऑफ समोसे बने, सबने खाया, घर वालों ने खाया और पड़ोसियों को भी मैंने खिलाया, ठीक है। अच्छा कितने समोसे बने तो मैं वो भी बताता हूँ। मैंने 80 समोसे बनाए। कितने समोसे बनाए, 80 समोसे बनाए, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि आलू पूरा खत्म हो गया। आलू क्या हो गया, जीरो। आलू खत्म हो गया पूरा, सबसे पहले आलू खत्म हो गया। मैदा बच गया, मैदा 3 केजी बच गया, मसाले बच गए, 250 ग्राम बच गया। लेकिन सबसे पहले क्या खत्म हो गया, आलू खत्म हो गए, ठीक है। हाँ समोसे बन गए, मतलब भर के बन गए, और मैंने खुद खाए, घर वालों को खिलाया, मोहल्ले वालों को खिलाया। लेकिन एक दो खास लोग मोहल्ले के छूट गए यार, उनको नहीं खिला पाया, ठीक है। और उनको पता लगा कि यार तुमने पड़ोसी खिलाया, मुझे नहीं खिलाया, तो वो मुझसे बोले भी, कह रहे आप आपने खिलाया हो, हमने हमें भूल गए आप। तो हमें भी अफसोस लगा, हमने कहा चलो सर नेक्स्ट टाइम बनाएंगे फिर खिलाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन मेरे मन में विचार आया कि यार देखो मैदा थोड़ा बच गया, मसाले बच गए, अगर मैं आलू थोड़ा और ले आता, आलू थोड़ा और ले आता मार्केट से, तो 80 से ज्यादा समोसे भी बन जाते हैं, है ना, 100 भी बन जाते हैं, 90 भी बन जाते हैं। बोलो भाई, बन जाते कि नहीं बन जाते। यस। ये जो Yes, आलू sir. आलू खत्म हो गया, आलू सबसे पहले खत्म हो गया, तो उसने समोसे नंबर ऑफ जो क्वांटिटी है, मतलब नंबर ऑफ समोसे जो बन रहे थे उसके अमाउंट को लिमिट कर दिया। 80 से ज्यादा बन ही नहीं पाया समोसे, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि मैं केवल मैदा और मसाले बना बना के समोसे बना दूं, भाई ऐसे भी समोसे नहीं खिलाऊं तो यार अच्छे खिलाऊं, नहीं लोग कहें क्या खिला रहे हो, मजाक कर रहे हो। बिना आलू वाले समोसे खिला रहे हो। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई समोसे केवल मैदा और मसाले मिला के बना के खिलाए जा सकते हैं, भाई आलू उसमें एक नेसेसरी आइटम है। तो आपसे अगर मैं चलो क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ बेटा इस रिएक्शन में, अगर इसको एक मैं रिएक्शन मान लूं, तो इस रिएक्शन में विच वन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। Potato. आलू, आलू। आलू। हाँ गुड। तो इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट आलू है। तो ये चीज आपको अब समझ में आनी चाहिए कि लिमिटिंग रीजन कितनी इंपॉर्टेंट चीज है भाई। अगर आलू और होते थोड़े से तो समोसे और बन जाते। समोसे के क्वांटिटी को आलू ने लिमिट कर दिया, उसके फॉर्मेशन को लिमिट कर दिया, है ना। और सेम ऐसा ही होता है केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। जैसे सी आपका प्रोडक्ट है, ये मान लो समोसा है, ठीक है। और ए और बी में अगर सपोज ए पहले खत्म हो गया, तो
नंबर ऑफ समोसा ए पे डिपेंड करेगा, मतलब सी का जो फॉर्मेशन है, सी के कितने मोल बनेंगे वो ए पे डिपेंड करेंगे। लेकिन बेटा अगर बी पहले खत्म हो गया तो नंबर ऑफ समोसा मतलब जो प्रोडक्ट है सी वो बी के अमाउंट पे डिपेंड करेंगे। आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग द Yes, पॉइंट? यस सर। तो आप इसको आप रिएक्शंस में समझिए, इस कॉन्सेप्ट को हमें रिएक्शंस में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और अब आते हैं कि चलो सर इसमें तो चलो मैंने ही ये तो प्रैक्टिकल मैंने करके देखा, पता चला कि आलू पहले खत्म हो गए। लेकिन जब हमें अगर कोई रिएक्शन ऐसे ही लिख के दे दिया जाए कि आलू की जगह कुछ ए लिख के दे दिया जाएगा, इसकी बी, इसकी जगह सी, इसकी जगह डी, है ना, अलग अलग रिएक्टेंट दे दिए जाएंगे और उनकी सबकी कुछ कुछ क्वांटिटी दे दिया जाएगा कि भाई ये इतना, ये इतना, ये इतना, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि पहले कौन खत्म होगा? अगर मुझे पहले ही पता लग जाता कि आलू कम पड़ जाएगा तो मैं और ले आता, ठीक है, मैं समोसे की क्वांटिटी को बढ़ा सकता था। तो क्या ये हम लोग पता लगा सकते हैं किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन कौन होने वाला है, इस बात की क्या भविष्यवाणी कर सकते हैं हम लोग? तो Yes, बिल्कुल कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो लिखो, नेक्स्ट हेडिंग आपको ये लिखना है, हाउ टू आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रीजन इन ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, लिमिटिंग रीजन का कैसे पता लगाएंगे कि कौन सबसे पहले खत्म होने वाला है या कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव करने वाला है। तो उसके लिए बेटा देखो, दो स्टेप होते हैं, दो स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको रूल बता रहा हूँ कि लिमिटिंग रीजन हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो, सबसे पहला स्टेप क्या है कि बेटा जो रिएक्शन आपको दी जाएगी, सबसे पहले बेटा आप देख लेना कि वो बैलेंस है कि नहीं। क्योंकि ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि हम लोग देखते ही नहीं कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं और पहले ही स्टेप 2 लगा देते हैं। तो स्टेप 2 लगाने से पहले अपन लोगों को स्टेप 1 पे गौर करना है कि एक बार देख लेना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। वैसे ज्यादातर आपको बैलेंस दी जाएगी रिएक्शन, लेकिन कई बार आपके साथ धोखा भी होगा, रिएक्शन आपको बैलेंस नहीं दी जाएगी और आपने सपोज ध्यान नहीं दिया और आपने अब स्टेप 2 अप्लाई कर दिया वहां पे, तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि रिएक्शन जो है वो बैलेंस है कि नहीं, ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है, हमें देख लेना है कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं है। और रिएक्शन बैलेंस है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बैलेंस है तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, उसको हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बैलेंस कर लेंगे, ठीक है ना। अभी आपको इतनी कोई टफ रिएक्शन नहीं दी जाएगी कि आप बैलेंस नहीं कर पाओ। आप देख लेना कि प्रोडक्ट साइड 3 ऑक्सीजन है तो रिएक्टेंट साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देना जहाँ पे ऑक्सीजन बैठा हो, ऐसे रैंडमली आप हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के बैलेंस कर लेना, ठीक है। फिर जब बैलेंस हो जाए देन हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग स्टेप 2 में आ जाएंगे, फिर हम लोग स्टेप 2 अप्लाई करेंगे। स्टेप 2 में के लिए क्या करेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, टू फाइंड एलआर। एलआर का पता लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द रेशियो, द रेशियो। अच्छा, रेशियो में क्या करना है, देखो मैं रेशियो में लिख देता हूँ आपको। हर एक रिएक्टेंट के जो मोल्स हैं, गिवन मोल्स, जिसको लेके आप रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हो, given moles of reactant with respect to their stoichiometry coefficient, with respect to their stoichiometry coefficient। मतलब क्या है, देखो हम लोग क्या करेंगे, रिएक्टेंट के जो गिवन मोल हैं, जितने मोल लेके बेटा हम लोग रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, वो वाले मोल, और बेटा उस रिएक्शन में उस रिएक्टेंट के जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है जो ऊपर मल्टीप्लाई होता है ना, उससे डिवाइड कर देंगे और हमें ये रेशियो निकालना है, ठीक है। ये रेशियो किसके किसके लिए निकालेंगे,
उस रिएक्शन में जितने भी रिएक्टेंट है सबके लिए निकालेंगे, फॉर ऑल रिएक्टेंट। मान लो 2 रिएक्टेंट है तो दोनों के लिए, 3 रिएक्टेंट है तो तीनों के लिए, 4 रिएक्टेंट है चारों के लिए, ठीक है, निकालेंगे। फिर क्या देखेंगे, फॉर विच द रेशियो इज लीस्ट, फॉर विच द रेशियो इज मिनिमम, ठीक तो है। रिएक्टेंट्स में बोलेंगे जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हर एक रिएक्टेंट के जो इंडिविजुअल मोल है उसके अपने जो मोल है डिवाइडेड बाय उसका कोफिशिएंट, है ना। इसमें जिस रिएक्टेंट के लिए चेक करेंगे उसके अपने मोल, जितने भी मोल लेके हम लोग रिएक्शन करा रहे होंगे वही मोल लीजिएगा, टोटल नहीं लिखिए। टोटल मैंने देखो लिखा भी नहीं है, टोटल लेंगे तो सब गड़बड़ हो जाए, ठीक है। अच्छा, डिवाइड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या आ जाएगा, रेशियो मिलेगा। और बेटा जिस रिएक्टेंट के लिए ये रेशियो क्या आ जाए, मिनिमम आ जाए, लीस्ट आ जाए बेटा, वही हमारा क्या होगा, एलआर होगा, ठीक है। बोलो भाई, वही रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, हमारे लिए क्या होगा, एलआर होगा, लिमिटिंग रीजन होगा। बोलो भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, यस सर। यस। है ना। देखो अभी एग्जांपल कराएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, इसको पहले आप नोट कर लो जल्दी से, ये दोनों पॉइंट अच्छे से नोट कर लो। तो जो भी रिएक्शन है बेटा उसमें जितने भी रिएक्टेंट हैं सभी रिएक्टेंट में रिएक्टेंट्स के गिवन मोल डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये रेशियो निकाल लेंगे। और ये रेशियो जिस भी रिएक्टेंट के लिए मिनिमम आएगा वही हमारे लिए क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रीजन। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे लिमिटिंग रीजन निकालने के समय सर ये डिपेंड करता है कि सर रिएक्शन रिवर्सिबल है कि नहीं है। बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन में लिमिटिंग रीजन डिफाइन ही नहीं होता ना। लिमिटिंग रीजन जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये कॉन्सेप्ट केवल और केवल इररिवर्सिबल रिएक्शन में डिफाइंड होता है। यस सर। है ना। और अभी मोल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे उसमें रिवर्सिबल रिएक्शंस नहीं दी जाएंगी, है ना, केवल इररिवर्सिबल रिएक्शन दी जाएंगी, ठीक है। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बताओ क्या होता है रिवर्सिबल रिएक्शन। सर जिससे प्रोडक्ट जैसे बन रहा है वो वापस से सर रिवर्स होके वही रिएक्टेंट्स बना दे। हाँ, रिवर्सिबल रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहे होते हैं, साथ ही साथ प्रोडक्ट से रिवर्स डायरेक्शन में रिएक्टेंट भी बन रहे होते हैं। तो अगर ऐसी कोई रिएक्शन है तो उसमें कोई रिएक्टेंट कभी खत्म ही नहीं होगा, वो रिएक्शन में तो कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। बोलो भाई। तो ये जो कॉन्सेप्ट है Yes. ये रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है ना। लिमिटिंग Yes, रीजन का sir. जो कॉन्सेप्ट है ये इररिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, ठीक है। अब देखो एक चलो जनरल एग्जांपल ले लेता हूं मैं जल्दी से। जैसे ए प्लस बी से कुछ बन रहा है प्रोडक्ट, ये मान लो कोई रिएक्शन है, ठीक है। और इसमें ए के आपने कुछ एक्स मोल लिए और बी के आपने कोई वाई मोल लिए, ठीक है। ए के कितने मोल लिए, एक्स मोल, बी के वाई मोल। और आपको पता लगाना है कि इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, ए और बी में लिमिटिंग कौन सा है। तो देखो इसमें दो केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, देखो हम लोग क्या करेंगे, ए के जो मोल आप लेके चल रहे हो वो मोल कितने हैं, एक्स मोल, ठीक है। और डिवाइड कर देंगे बेटा उसी के कोफिशिएंट से। ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, स्मॉल है, ठीक है। ऐसे ही बेटा हम लोग बी के लिए करेंगे, बी के अपने मोल कितने हैं, वाई, और उसके मोल में उसी के कोफिशिएंट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। और ये वैल्यू, ये रेशियो हम लोग निकाल लेंगे।
अब देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि सपोज x बाई ए वाई बाई आप भी आपने कैलकुलेट किया और x बाई ए की वैल्यू y बाई बी से सपोज लेस आ गई, कम हो गई, है ना, s बाई ए इज बिकम लेस देन y बाई बी। अगर ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिली तो बताओ इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा? सर ए। सर ए। हाँ, तो बस यही आपको समझना है। तो इस सिचुएशन में जो रिएक्टेंट ए है इट विल बी द लिमिटिंग रीजन, है ना, ये आपका लिमिटिंग रीजन हो जाएगा। फिर हम लोग को अगर प्रोडक्ट के मोल पूछ रहा है ना, तो जैसे ही मुझे पता लगेगा कि भैया ए लिमिटिंग है तो बस हम लोग तीर कमान लेके चालू हो जाएंगे। हम लोग कैंची मेथड लगा देंगे, किसके लिए? ए के लिए लगा देंगे। जो लिमिटिंग मिल जाएगा उसी के लिए कैंची मेथड लगा के आंसर लिख देंगे, ठीक है। लेकिन अगर सपोज ऐसा हुआ कि एक दूसरा केस बना लेते हैं कि सपोज x बाई ए और y बाई बी में हो सकता है कि y बाई बी कम आ रहा हो x बाई ए से, तो उस सिचुएशन में कौन हो जाएगा लिमिटिंग रीजन? बी। है ना? तो उस केस में दोनों सॉरी उस केस में बी लिमिटिंग हो जाएगा, है ना। और एक सबसे रेयर केस होता है, ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलेगा, लेकिन इट मे बी पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। और एक दो क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी ऐसे कि मान लो रेशियो सेम आने लगे, ये रेशियो क्या आने लगे? सेम आने लगे। अब इसमें कौन होगा लिमिटिंग एजेंट? सर कोई नहीं। तो ऐसे केस में बोला जाता है कि थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली तो बेटा लिमिटिंग रीजन इसमें कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि लिमिटिंग रीजन की डिफिनेशन है कि जो पहले कंप्लीट हो जाए दूसरे की कंपैरिजन में, वो होता है लिमिटिंग। यहाँ तो दोनों एक साथ कंप्लीट होंगे। यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि जिस समय ए के एक्स मोल कंज्यूम हो रहे होंगे उस समय वाई के भी बी के भी बेटा वाई मोल साथ ही साथ साइमल्टेनियसली कंज्यूम हो रहे होंगे। तो अगर मैं पूछूं कि ए पहले कंप्लीट रिएक्ट किया कि बी, तो हम लोग इन दोनों में किसी एक को नहीं बोल पाएंगे कि ए पहले रिएक्ट किया कि बी रिएक्ट किया। तो इसमें थ्योरेटिकली तो लिमिटिंग रीजन डिफाइन नहीं होगा, है ना। हाँ, हम लोग क्वेश्चन को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कह सकते हैं, या क्वेश्चन को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना, आंसर देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि दोनों रिएक्टेंट लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। लेकिन एग्जैक्टली अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ए लिमिटिंग है तो बोल देना नो। अगर आपसे बोला जाए बी लिमिटिंग है तो बोल देना नो। आपसे बोले कि दोनों लिमिटिंग है तो बोल देना नो, ठीक है। मतलब इसमें लिमिटिंग रीजन एग्जैक्टली कोई है होता ही नहीं इस केस में, है ना। तो लिख लो नो, नाइदर ए नॉर बी बिहेव्स इज लिमिटिंग रीजन। लिख लो नो वन इज लिमिटिंग रीजन, नो वन इज LR because both कंज्यूम साइमल्टेनियसली, ठीक है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए फिर क्या करेंगे? देखो, फिर बेटा चाहे ए के लिए कैंची लगा के देख लेना, चाहे बी के लिए कैंची लगा देखना, आंसर सेम ही आएगा। उस केस में आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। मतलब फिर उस केस में आप फ्री हो, किसी के लिए भी कैंची मेथड लगाओगे, ठीक है। बोलो भाई। सर ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट Yes, sir. क्वेश्चन आते हैं कौन सा लिमिटिंग है इसके लिए? हाँ, क्या करूँ बेटा? सर ऑब्जेक्टिव टाइप में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा लिमिटिंग एजेंट है कि नहीं? हाँ, डायरेक्ट क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। कई बार केवल यही पूछ लिया जाता है कि लिमिटिंग रीजन कौन है। कई बार ये ना पूछ के लिमिटिंग रीजन कौन है, ये पूछा जाता है कि बताओ प्रोडक्ट का अमाउंट कितना बनेगा, है ना। तो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। मैं क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ, है ना, जिससे आपको थोड़ा एप्लीकेशन पे आ रहा हूँ। सर अगर थर्ड केस में ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा तो उसमें ऑप्शन क्या मार्क करेंगे? थर्ड केस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें देखो ऑप्शन में अगर वो बोलेगा कि रिएक्टेंट ए इज द लिमिटिंग रीजन तो हम लोग उसको रॉन्ग कर देंगे। अगर ये लिखा होगा रिएक्टेंट बी इज द लिमिटिंग रीजन, उसको भी रॉन्ग कर देंगे।
अगर ये लिखा होगा बोथ ए एंड बी आर लिमिटिंग रीजन, तो भी वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि बेटा यहाँ पे लिमिटिंग रीजन उसको बोल रहा है, थ्योरेटिकली लिमिटिंग रीजन उसको बोल रहे हैं जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है, जो रिएक्टेंट। जैसे एक रेस में 10 लोग दौड़ रहे हैं, तो जो सबसे पहले रेस कंप्लीट करेगा वही तो विनर होगा, मतलब नंबर 1 पे कौन आएगा? जो सबसे पहले रेस कंप्लीट करेगा। बोलो भाई, है ना? तो यहाँ पे वही चीज है। अच्छा, आप कहोगे सर 2 लोग एक साथ रेस कंप्लीट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, तो उस केस में विनर क्या किसी एक को मैं कह पाऊंगा? तो किसी एक को नहीं कह पाऊंगा, क्या दोनों विनर होंगे? हाँ, वहां पे दोनों विनर होंगे, लेकिन यहाँ पे जैसे लिमिटिंग रीजन के केस में कह रहे हैं कि लिमिटिंग रीजन दोनों को नहीं बोल, लिमिटिंग रीजन एक ही होना चाहिए। लिमिटिंग रीजन कैसा होना चाहिए? एक होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, दो नहीं होने चाहिए। ठीक है, इसलिए उसको थ्योरेटिकली लिमिटिंग रीजन नहीं बोलेंगे, लेकिन क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग उसको मन में एज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, बोलो भाई। यस। तो उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग मन में सोच लेंगे कि दोनों लिमिटिंग रीजन की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो कोई बुराई नहीं उसमें। ठीक है, बोथ ए एंड बी बिहेव लाइक लिमिटिंग। तो ऐसा हम लोग क्वेश्चन को करने के दृष्टिकोण से या खुद के समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मन में सोच सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकली ये लिखेंगे नहीं कि बोथ आर लिमिटिंग रीजन, वो रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो भाई। ये समझ लो कि जैसे सर एक रेस में दो लोग, अगर दो ही लोग हैं और सर दोनों ही जीत गए, तो सर ये कहना गलत होगा कि दोनों लूजर मतलब हार गए। हाँ, उसको कैसे भी समझ लो। है ना? इसको आप कैसे भी एग्जाम्पल। चलो एक मैं क्वेश्चन देता हूँ, है ना? ये क्वेश्चन में पूछा क्या जाएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जाएगा, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं इसमें। तो जैसे आपको मैंने एक रिएक्शन दे दिया, सिंपल सी रिएक्शन है, N2+H2 से अमोनिया बन रही है, और ये रिएक्शन एक ओपन कंटेनर में हो रही है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल नेचर की होती है, लेकिन रिवर्सिबल तब होती है जब क्लोज कंटेनर होता है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ओपन कंटेनर में हो रही है, तो ओपन कंटेनर में तो ये रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी। और इस क्वेश्चन में अगर पूछा जाए, चलो 2-3 बातें आपसे पूछी जा रही हैं, लिख लो कैलकुलेट। कैलकुलेट में सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जा रहा है कि भैया इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है? लिमिटिंग रीजन ए नाइट्रोजन है कि हाइड्रोजन? हाइड्रोजन। 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 बहुत जल्दी आंसर दे रहे हो, अभी क्वेश्चन तो पूरा हो जाने दो। है ना? कर लो, अटेम्प्ट कर लो अपनी कॉपी में। सेकेंड ऑप्शन में आपसे पूछ रहा है, जा रहा है कि एक्सेस रीजन कौन सा है। थर्ड ऑप्शन में पूछा जा रहा है मोल्स, मैक्सिमम मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, मैक्सिमम मोल्स ऑफ अमोनिया फॉर्म, अमोनिया के मैक्सिमम कितने मोल बनेंगे। और एक बात और पूछ रहा है, मोल्स ऑफ एक्सेस रीजेंट लेफ्ट आउट, एक्सेस रीजन के कितने मोल बच जाएंगे, क्योंकि एक्सेस रीजन पूरा रिएक्ट थोड़ी ना करेगा, वो कुछ मोल बच जाएगा। तो कई बार आपसे ये पूछा जाएगा कि एक्सेस रीजन जो भी है इसमें उसके कितने मोल बच जाए। तो ये सारी बातें हम लोग को बतानी है ना? अब बताओ तो, अब एक है ना, अब आप लोग बता सकते हो। सबसे पहले लिमिटिंग रीजन बताओ कौन होगा? हाइड्रोजन। सर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन लिमिटिंग होगा, बहुत बढ़िया, करेक्ट।
हाइड्रोजन इज द लिमिटिंग एजेंट। कैसे पता लगाया? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो भी रिएक्टेंट उसके गिवन मोल, जैसे इसके मोल है 2 मोल, में उसी रिएक्टेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, है ना। ऐसा ना करना कि पड़ोसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करो, भैया पड़ोसी पे नजर मत डालो, जो रिएक्टेंट है उसी के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 2/1, तो ये कितने आ गया, 2 मोल। ऐसे ही 5/3 करो तो ये कितने आ गए, ये कुछ 1.67 टाइप से आएंगे। अब इसमें लेसर वैल्यू कौन सी, मतलब विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज मिनिमम, तो सीधी सी बात है भाई 1.67 कम है, तो बेटा इसका मतलब हाइड्रोजन ही हमारा लिमिटिंग रीजेंट होगा इस रिएक्शन में, ठीक है। मतलब वही बात है कि बिना अमोनिया बनाए, बिना समोसे बनाए हम पहले ही बोल देंगे कि हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा बेटा। अगर इतना इतना ले रहे हो, 2 मोल नाइट्रोजन और 5 मोल हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कम पड़ जाएगा, है ना। हाइड्रोजन जो है वो अमोनिया के अमाउंट को लिमिट कर देगा, ठीक है। तो ठीक है भाई, यही तो बताना है हम लोग को। तो इसका मतलब लिमिटिंग रीजन कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अच्छा बताओ एक्सेस रीजन कौन सा हो जाएगा, तो नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, बिल्कुल से। लिमिटिंग रीजन को छोड़ के जितने भी रिएक्टेंट होते हैं सब क्या होते हैं, एक्सेस रीजन। अब लिमिटिंग रीजन तो एक ही होता है, अब इसमें 2 ही रिएक्टेंट है तो इसको छोड़ दो तो बचा नाइट्रोजन, एक्सेस रीजन रहेगा। अब कह रहा अमोनिया कितना बना, अब ये कैसे निकाले अमोनिया कितना बना, सर 3.3। सर 3.33 मोल। 3.3 बहुत बढ़िया। तो जैसे ही हम लोगों ने पता लगाया कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन लिमिटिंग एजेंट है, तो बस हम लोग तीर कमान लेके जुड़ जाएंगे, मतलब जो कैंची मेथड है, सीजर मेथड है, उसी के लिए लगा देंगे। जो रिएक्टेंट लिमिटिंग एजेंट होगा उसी के लिए कैंची चला दो। तो 5 × 2 ÷ 3, इसका मतलब ये आ गया 10/3, और 10/3 होता है 3.33 मोल। ये हमें पता चल गया कि अमोनिया इस रिएक्शन में मैक्सिमम इतने मोल ही बन पाएगा, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जैसे ही इतने मोल बनेंगे उस समय हाइड्रोजन के मोल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, हाइड्रोजन पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है मोल्स ऑफ एक्सेस रीजन लेफ्ट आउट, मतलब नाइट्रोजन के कुछ मोल बच जाएंगे। अब ये कैसे निकालेंगे कि नाइट्रोजन कितने, ग्राम ऑफ 0.03। नाइट्रोजन एंड अमोनिया। देखो इसको करने का मैं बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूँ। देखो आपने जब ये पता लगा लिया है कि लिमिटिंग रीजेंट हमारा ये है, यही है हीरो, हाइड्रोजन, जब ये हमारा इस पिक्चर में यही हीरो है, तो सारी चीजें इसी से कैलकुलेट की जाएंगी। मतलब इस जितने प्रोडक्ट बनेंगे, प्रोडक्ट अगर 2-4 और भी लिखे होते हैं मान लो प्लस करके, तो उन सबका अमाउंट भी बेटा इसी के मोल पे डिपेंड करता है। मतलब कैंची मेथड फटाफट फटाफट उसी के लगाते हैं। और नाइट्रोजन कितना रिएक्ट करेगा ये भी लिमिटिंग रीजन पे डिपेंड करेगा। तो आप क्या करो, आप कैंची मेथड लगा के ये पता लगा लो कि नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर गया। आप चुपचाप क्या करो, कैंची मेथड लगा के ये पता लगाओ कि नाइट्रोजन रिएक्ट कितना कर गया, है ना। तो देखो निकालो नाइट्रोजन कितना रिएक्ट कर गया, तो 5 × 1 ÷ 3, 5/3, है ना। तो ये जो मोल आ रहे हैं ये कौन से मोल आ रहे हैं, जो नाइट्रोजन के रिएक्ट कर गए, ये नाइट्रोजन के रिएक्टेड मोल आ रहे हैं। और हमें तो बताना है कि इसके कितने मोल बच रहे हैं, तो बचने वाले मतलब बताना है, तो इनिशियल मोल में रिएक्टेड मोल क्या कर दें, माइनस कर दें। 0.4। इनिशियल मोल में रिएक्ट मोल माइनस कर दें तो बचे हुए मोल आ जाएंगे। तो मोल्स मतलब फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन लेफ्ट आउट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो इनिशियल मोल, इसको मैं लिख दे रहा हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए कि ऊपर मैंने किया क्या है। वो कैसे निकालेंगे, देखो जितने लेके चल रहे हैं हम लोग इनिशियल मोल नाइट्रोजन में, उसमें वो वाले माइनस कर दें जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्टेड मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और इनिशियल मोल 2 मोल है और रिएक्ट कितने कर गए, 5/3, है ना। अच्छा ये 5/3 कैसे निकालेंगे, रिएक्ट वाले निकालेंगे कैंची मेथड से,
रिएक्ट वाले जो निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? कैंची मेथड से। लिमिटिंग रीजन के स्टूडेंट कैंची मेथड लगाओ, तो उसको माइनस कर देना इनिशियल वाले में, तो इससे बच्चे जो मोल आ गए 1/3, 1/3 लिख लो या 0.33 भी लिख सकते हो। सर ऐसा भी कर ठीक है, सकते हैं कि एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट का जो रेशियो आया था उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। एक्सेस रीजेंट और सर एक्सेस और लिमिटिंग का फाइंड आउट करने का जो रेशियो निकाला था सर, उनसे ग्रेटर वाले से लोअर वाले से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। रेशियो, अच्छा अच्छा ये कह रहे हो कि मतलब वही है, मतलब वही बेटा। नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, वो रेशियो अगर गलत। नाइट्रोजन का कोएफिशिएंट दिया रहता तो फिर गलत हो जाता। देखो देखो, मैं समझ गया आपकी बात, तुम क्या कह रहे हो। आपका कहना है कि जैसे लिमिटिंग निकालने के लिए रेशियो निकाला था ना मैंने, कि यहाँ पे रेशियो निकाला नाइट्रोजन के लिए कितना आया था, नाइट्रोजन के लिए 2/1 और यहाँ निकाला 5/3, तो आपको लग रहा है कि ये रेशियो ही माइनस हो गए। नहीं, ये नहीं हुआ है यहाँ पे। ये आपको इसलिए लग रहा है कि नाइट्रोजन के क्वेश्चन 1 है। आप एक सेकेंड मान लो कि ये 3 है, और फिर अब बताओ, रेशियो नाइट्रोजन के लिए 2/3 और उसके लिए 5/3, अब क्या ये रेशियो के बराबर आएगा? बोलो भाई, नहीं समझ में आया? तो वो ऐसा लग रहा है, चांस की बात है कि ऐसा बन गया यहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ था। तो आप जो कन्वेंशनल तरीका है उसी को लगाओ, ठीक है। ऐसा कोई तरीका मैं नहीं रिफर करूंगा कि इससे मामला गड़बड़ हो जाए। इस क्वेश्चन में तो सही आ जाए लेकिन किसी दूसरे क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाए, है ना। बोलो भाई, शिवांगी समझ में आया? यस सर। देखो, एक क्वेश्चन ये आप लोगों को ही करना है, मैं इसमें नहीं बताऊंगा कुछ। देखो, ये रिएक्शन है, इसमें ए के बेटा जो रिएक्टेंट ए है उसके 2 मोल लिए जा रहे हैं, बी के कह रहा है कि इतने मोल है 1.2 मोल, और सी के इतने मोल है 1.44 मोल। ठीक है, तो आपको इसमें बेटा 2 बातें पूछना है, इस क्वेश्चन में 2 बातें पूछनी है उसने आपसे। सबसे पहले कह रहा है कैलकुलेट लिमिटिंग रीजन कौन सा है ये बता दो। दूसरा, मोल्स ऑफ जो प्रोडक्ट है ना A4B2C3, इसके मोल भी बता दो कितने होंगे। ठीक है, ये वाला करो, आप लोग करो बेटा, खुद से एक बार करो सॉल्व। सर लिमिटिंग रिएजेंट बी। हाँ, लिमिटिंग रीजन कौन सा आ रहा है? सी। सर बी। बी कैसे आ रहा है? सर मेरा ए आ रहा है। सी आएगा। सर सी आ रहा है। सी आएगा इसमें, हाँ। देखो भाई, रेशियो सही से करो, है ना। ये तो देखो मोल दे दिया है आपको उसने, अब आपको क्या करना है, मोल, गिवन मोल अपॉन स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, इसी का रेशियो निकालना है। तो देखो मैं लिख रहा हूँ, आप चेक करो।
तो ए के मोल 2 हैं और उसका कोफिशिएंट 4 है, ये रेशियो निकालोगे तो 1/2 मतलब 0.5। अच्छा बी के लिए चेक करो, बी के मोल है 1.2 और रेस कोफिशिएंट है 3 उसका, तो ये कितना आएगा 0.4, और ये आ रहा है 1.44 मोल डिवाइड बाई 3, है ना। ये कितना आ रहा है बेटा, वन देखो, ये 1.4 से भी कम आएगा। सर 0.48। सर 0.48। 0.48। 0.4। यार इसमें रिएक्शन लिखने में गड़बड़ हो गई एक्चुअली, तभी तुम लोग का आंसर कुछ और आ रहा है। देखो ये जो प्रोडक्ट है इसमें ए के 4 हैं, बी के 2 हैं और सी के 3 है, यहाँ पे मैंने बी के भी 3 ले लिए, है ना। इसको सही करो यार, यहाँ 2 है। अब सही हो गया। है ना, तभी वो आंसर डिफर कर रहा है, कुछ बच्चों का बी आ रहा है ना, बी इसीलिए आ रहा था ऊपर, मैंने 2 यहाँ पे 2 था। ठीक है, इसको सही कर लो, यहाँ 2 कर लो। ठीक है ना। अब देखो अब किसके सबसे कम आ रहे हैं इन तीनों में, है ना, सी। सी के कम आ रहे हैं, तो इसका मतलब सी हमारा लिमिटिंग होगा, यही लिमिटिंग है। तो लिमिटिंग रीजन कौन हो गया, सी हो गया। अच्छा अब मुझे बताने हैं कि इसके कितने मोल बनेंगे प्रोडक्ट के लिए, तो मुझे कैंची मेथड सी के लिए ही लगाना पड़ेगा, तो इसके मोल इनटू कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई 3 कर दो, है ना। भाई जो लिमिटिंग है उसी के लिए कैंची मेथड लगाते हैं ना हम लोग, तो ये आपको काम कर देना है यहाँ पे। तो ये आपका हो जाएगा 1.44 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 3, मतलब 0.48 ही आ रहा है। ठीक है, तो हाँ सेकेंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा 0.48। ठीक है, अगर मान लो बी लिमिटिंग होता तो फिर हम लोग बी के लिए कैंची मेथड लगा देते, उससे निकाल लेते। अगर ए होता तो ए के लिए, तो इसमें सी था इसलिए मैंने सी के लिए लगाया। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यस सर। यस सर, है ना। अच्छा टाइम 2:15 क्लास, 2:15 तक थी ना क्लास टाइमिंग। यस सर। यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन और ले लो तो कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। नो सर। नो सर। लंच करने में देर तो नहीं हो जाएगी। देखो भाई एक ये रिएक्शन दी हुई है आपको, इसमें के आई के 3 मोल दिए हुए हैं, आयोडीन के 2 मोल दिए हुए हैं, और नाइट्रिक एसिड के 30 मोल दिए हुए हैं। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट कैलकुलेट वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ रेडिश ब्राउन कलर गैस, रेडिश ब्राउन कलर गैस एट एसटीपी। ठीक है, कह रहा है कि जो रेडिश ब्राउन कलर की गैस है उसका वॉल्यूम बताना है एसटीपी कंडीशन में। सबसे पहले ये देखो कि इसमें लिमिटिंग रीजन कौन सा है, सबसे पहले काम यही करो।
सर नाइट्रिक एसिड Yes, sir. सर HNO3. आयोडीन। नाइट्रिक एसिड। Sir, HNO3. नाइट्रिक एसिड इसमें नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, ठीक है सही है ना, लिमिटिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए रेशियो आएगा 30/22 करोगे तो 1.4, और इसके लिए 2 आ जाएगा, इसके लिए 1.5। इसमें सबसे छोटी वैल्यू इस यही है 1.4 है ना, इन तीनों में सबसे कम रेशियो उसी का है। अच्छा तो ये तो हो गया तुम्हारा लिमिटिंग एजेंट। अच्छा अब इसमें ये बताओ कि प्रोडक्ट साइड ये ब्राउन कलर की गैस कौन सी है, रेडिश ब्राउन कलर की गैस, ये किसको कह रहा है? NO2। हाँ NO2 जो गैस होती है वो ब्राउन कलर की होती है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। तो आप क्या करो, कैंची मेथड लगाओ, उससे NO2 के लिए लगाओ, है ना। तो 30 × 22 डिवाइडेड बाई 22 कितने मोल आ गए? 30 मोल। Sir, 30. 30 मोल। 30 मोल, ठीक है। बस अब तुमने जैसे मोल निकाल लिया तो वॉल्यूम निकालना तो और आसान है ना, किसी भी गैस का 22.4 से volume। मल्टीप्लाई 72 लीटर्स। हाँ मल्टीप्लाई बाई 22.4 कर दो, तो NO2 के मोल में 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसका वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, इससे इसका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। तो देखो अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको अभी इसी PDF में ऐड करके भी भेज देता हूँ एज ए होमवर्क, ठीक है। उसमें मैं वर्कशीट के भी कुछ क्वेश्चन ले लूंगा, तो थोड़ा इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है आपको। एक बार 2 4 5 क्वेश्चन जब तक लगा नहीं लोगे खुद से, तब तक उसमें थोड़ा सा ये कि कॉन्फिडेंस तभी आएगा, है ना। ऐसे समझ में तो आ गया ना, लिमिटिंग रीजन में मेरे ख्याल से डाउट होना नहीं चाहिए। यस सर। बोलो भाई। Yes, sir. जैसे मैं दिखा देता हूँ वर्कशीट, इसमें एक वर्कशीट इसमें लिमिटिंग रीजन वाली करनी है हम लोग को। जैसे देखो क्वेश्चन कई बार आपको ऐसे भी पूछेंगे, एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। जैसे मान लो ये रिएक्शन I2 + Cl2 से ICl3 बनता है, ठीक है, तो ये लिख दिया गया I2, ये Cl2, ये ICl3। अच्छा कई बार आपको मास दे दिया जाएगा, मोल नहीं दिया जाएगा, रिएक्टेंट का मास दिया जाएगा, तो मास से पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इनके मोल निकाल लेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम लोग, गिवन मोल अपॉन कोफिशिएंट करेंगे। अच्छा यहाँ पे बैलेंस कर लेना, जैसे यहाँ पे जब बैलेंस करोगे तो 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसके जो भी मोल आए डिवाइड बाई 3, आयोडीन के जो मोल आए डिवाइड बाई 1। अब इसमें जो स्मॉलर वैल्यू होगी बेटा वो हमारा क्या हो जाएगा, LR। तो मान लो आयोडीन LR हो तो उसके नीचे टिक मार देना, और क्लोरीन LR हो तो इसके नीचे टिक कर देना, ठीक है। अब कोई एक एक्सेस होगा तो उसके नीचे टिक कर देना, और ICl3 के मोल फाइनली बनेंगे कितने, तो वो जो भी लिमिटिंग होगा उसी के लिए कैंची ऐसी लगा के निकाल लेना उसको। तो मतलब एक तरह से ये टेबल आपको फिल करनी है, ये टेबल आपको क्या करनी है, फिल करनी है, ठीक है। इसमें 2 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जांपल है, जैसे एक ये है, इस टेबल को भी फिल करना है कि किसके कितने मोल बचेंगे, कौन LR है, किसके कितने बनेंगे मोल, फाइनल मोल कितने बनेंगे, है ना। तो ये बस 3 ही एग्जांपल है इसमें। हाँ, ये एक बार आप करिएगा, अटेम्प्ट करें, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है, इसी Yes, sir. PDF में अटैच करके भेज दूंगा। तो आज का होमवर्क आपका क्या हो गया, ये जो क्वेश्चन अभी मैं दूंगा वर्कशीट के वो कर लीजिएगा, और सीट में आप लोग क्या करना, सीट में सेक्शन C आप लोगों ने लगाया अभी तक, C दिया था मैंने, शिवांगी बेटा C दिया था मैंने। सब नहीं दिया था। होमवर्क में C नहीं दिया, अच्छा तो आप आज का होमवर्क में देखो सेक्शन C के क्वेश्चन कर लीजिएगा, और देख लीजिएगा C में स्टाइक्योमेट्री वाले क्वेश्चन है, और सेक्शन D में लिमिटिंग रीजन वाले क्वेश्चन है जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा है। तो COD दोनों ही करना है फिर, है ना, सेक्शन COD
दोनों एटम का लीजिएगा, ठीक है ना। चलो फिर इतना ही Yes. रखिए फिर, है ना। चलो ठीक है, ओके फिर एंड करता हूँ। थैंक यू सर।